क्या आपको याद है, मैंने सैकड़ों बार एक सवाल उठाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ज्यादातर समय चुनावी कार्यक्रम में ही नजर आते हैं, घूमते फिरते फोटो खिंचाते नजर आते हैं, विदेश यात्राओं में नजर आते हैं, या फिर किसी धन्ना सेठ के प्रोडक्ट लॉन्चिंग में नजर आते हैं। कभी अंबानी के जियो को लॉन्च करते हैं, कभी अंबानी के बेटे के वनतारा में घूमते फिरते लॉन्च करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। लोकसभा से लेकर छोटे मोटे चुनाव तक को हुजूर छोड़ते नहीं है। अलग अलग पार्टियों को तोड़ना, अपने साथ जोड़ना और छोटी से छोटी चीज का उद्घाटन यानी फीता काटने के लिए पहुंचे रहते हैं। विभाग कोई भी हो, उसके मंत्री की कोई हैसियत नजर नहीं आती। फोटो खिंचाने का और क्रेडिट लेने का हर काम हुजूर स्वयं करते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने बार बार सवाल उठाया कि इनका ज्यादातर समय तो यही सब चला जाता है, फिर प्रधानमंत्री पद का जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, उसे कब निभाते होंगे। कहने को कोई कुछ भी कह दे, 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। हकीकत यह है कि यह कोरी बकवास है और बात सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि गृहमंत्री की भी होनी चाहिए। ये दोनों ही लोग ज्यादातर राजनीतिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक षड्यंत्रों में ही समय व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। घंटों घंटों मन की बकवास चलती रहती है, उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है और प्रचार मंत्री के रूप में नजर आते हैं। अब जब ऑपरेशन सिंदूर सफलता की ओर बढ़ रहा था, अचानक से सीज फायर हुआ, तो ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा कि क्या देश के गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस पद पर रहकर वो काम कर रहे थे जो करना चाहिए था, या फिर इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता किसी भी तरह से बचा कर रखनी है। यानी इन्होंने सिर्फ सरकार बनाने का काम किया, क्या चलाने का भी काम किया? क्योंकि विपक्ष में बैठा एक व्यक्ति यदि दुनिया देख सकता है, वर्तमान के हिसाब से भविष्य की कल्पना कर सकता है, वो भी दूर से सत्ता के बाहर रहते हुए, तो फिर ये लोग तो सत्ता में थे। इन लोगों को चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी का पता क्यों नहीं चला? और बताने के बाद भी इन्हें पता क्यों नहीं चला? इनकी आंखें क्यों नहीं खुली? उधर सीज फायर को लेकर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चैलानी ने काफी गंभीर सवाल उठाए। इन सवालों को सुनने के बाद यकीन नहीं हो रहा है कि हम उस देश के, हम उसी भारत के निवासी हैं जिस भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। सीज फायर के बाद जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की विश्वसनीयता इन मामलों में घटती जा रही है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिना कुछ बोले ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसी बात उन्होंने बोल दी जो बार बार सच साबित हो रही है। अच्छा, दुनिया भर में जो खबरें चल रही हैं, वहां से सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पहलगाम में जानबूझकर चीन और पाकिस्तान की मिली भगत से ये रणनीति बनाई गई कि आतंकवादी हमला हो, इसके बाद भारत रिएक्ट करे और हमें हमला करने का मौका मिले, क्योंकि इन लोगों को अपने हथियारों की टेस्टिंग करनी थी। यानी क्या चीन अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर दर्जनों भारतीयों की बलि चढ़ा दिया? और सिर्फ भारतीयों की नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की भी। हथियारों के सौदागर किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। युद्ध उनके लिए धंधा है। मगर सवाल है कि क्या भारत चीन की चाल को समझने में नाकाम हो गया? और माफ करिएगा, भारत नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोग। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा, विस्तार से इन सवालों पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक न्यूज एजेंसी है तो उसने हमारे इस चैनल लोकित इंडिया पर 2 स्ट्राइक भेजी है और तीसरी स्ट्राइक भेजते ही ये चैनल गायब हो सकता है। यानी चैनल को बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करना है। इसलिए इस QR कोड, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग जल्द से जल्द भेजने का प्रयास जरूर करें। समय काफी कम बचा है, कोशिश करिएगा QR कोड या फिर अकाउंट नंबर का ही प्रयोग करें। UPI कई बार बाधा पैदा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का सबक क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को अब राहुल गांधी की इज्जत करनी शुरू कर देनी चाहिए? अब ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि कौन राहुल? क्या नरेंद्र मोदी को अब राहुल गांधी की बात माननी भी शुरू कर देनी चाहिए, उनसे राय लेना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में देश ने जो देखा है उससे साफ हो गया है कि राहुल गांधी विजनरी हैं और जो चीज नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता नहीं देख पाई या नहीं देखना चाहती थी, राहुल गांधी उसे बहुत पहले ही देख चुके थे। 2 फरवरी 2022 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति ने पाकिस्तान और चीन को एकजुट करने का काम किया है और यह भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी पाकिस्तान और चीन को अलग रखने की थी, लेकिन मोदी सत्ता ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ ला दिया है। यह भारत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। राहुल गांधी ने चेताया था कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की एकजुटता भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। यही नहीं, दिसंबर 2022 में जब अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। अगर कोई युद्ध हुआ तो वो एक देश के साथ नहीं बल्कि दोनों देशों के साथ होगा, यानी चीन और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे। 3 साल बाद राहुल गांधी की बात बिल्कुल सच साबित हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी लड़ा, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों द्वारा
26 लोगों की हत्या के बाद नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान से बदला लेने का दबाव बढ़ता गया। विपक्ष से लेकर भारत के 140 करोड़ लोगों ने बदले की मांग की और मोदी सत्ता पाकिस्तान की तैयारी को समझ ही नहीं पाई। उसे लगा कि बालाकोट की तरफ पाकिस्तान में घुसकर हमला कर देंगे और पाकिस्तानी चुपचाप बैठ जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। 7 मई 2025 को पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह की खबरें आई, उससे पता चला कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाई और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पूरी मदद चीन ने की। जेट से लेकर सैटेलाइट तक की मदद पाकिस्तान को दी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया और ये चीन की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ भी करता है, क्योंकि पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए और जब कश्मीर में सब कुछ ठीक हो रहा था तभी हमला हो गया। और ये हमला ऐसा था जिसमें आतंकियों ने हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया और गोली मारने से पहले धर्म पूछा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की रणनीति पहलगाम हमले के जरिए भारत को जंग के लिए आमंत्रित करने की थी? क्योंकि ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ से लेकर रॉयटर्स तक तमाम अखबारों में ये खबरें छपी कि पाकिस्तानियों ने चीन के साथ मिलकर भारत का एक राफेल विमान गिराया है और भारत के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि पंजाब के भटिंडा में एक विमान का मलबा मिला। तो सवाल यह है कि बालाकोट ऑपरेशन के बाद जब चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उसके साथ है, तो क्या चीन ने अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया था? क्योंकि भारत ने जिस तरीके से बदले की मांग की, उससे मोदी सत्ता दबाव में आ गई और जब भारत पर चीन और तुर्की के ड्रोन से हमला हुआ, पाकिस्तानी फौज ने मिलिट्री और सिविल एयरबेस को निशाना बनाया, तो भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ध्वस्त करते हुए इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सब धुआं धुआं कर दिया। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने राफेल विमान की खरीद को इस तरीके से दिखाया था जैसे राफेल के आ जाने से भारतीय एयरफोर्स की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। और एयरफोर्स के 2 रिटायर्ड चीफ राफेल को लेकर इतना उत्साहित थे कि उन्होंने ऑपरेशन बालाकोट में उनका इस्तेमाल न कर पाने के लिए अफसोस जताया था। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा था कि यदि बालाकोट हवाई हमले के दौरान राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास रहा होता तो परिणाम भारत के पक्ष में और बेहतर होते। धनोआ के बाद 16 दिसंबर 2019 को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल की मौजूदगी बालाकोट के रिजल्ट को और बेहतर बना सकती थी। इन दोनों एयरफोर्स चीफ का बयान सत्ता की लाइन के मुताबिक था, जो राफेल को गेम चेंजर बता रही थी। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में राफेल के मारे जाने की खबर उड़ी, उसने चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के खतरे की तरफ इशारा कर दिया, साबित कर दिया कि राहुल गांधी ने जो 3 साल पहले कहा था वो बिल्कुल सच था। क्योंकि चीन का फाइटर जेट 30 साल बाद किसी जंग में उतरा और अपनी पहली परीक्षा में सफल होता हुआ नजर आया, लेकिन भारत का राफेल सवालों से घिर गया। हो सकता है कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा हो और चीनी हथियारों के खिलाफ भारत ने अमेरिका, इजराइल और फ्रांस के हथियारों का इस्तेमाल किया। चीनी सैन्य मामलों के डिफेंस एक्सपर्ट यून सून ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि किसी भी हथियार के लिए इससे बेहतर प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता कि वो असली युद्ध में कमाल दिखा दे। ऑपरेशन सिंदूर चीन के लिए मौके पर चौका मारना हो गया, क्योंकि पाकिस्तान अपने 81% हथियार चीन से खरीदता है। उसके पास 200 से ज्यादा चीनी ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। रूस के अलावा अब भारत ने अन्य देशों से भी हथियार खरीदना शुरू कर दिया है और दुनिया की नजर किसी भी देश के मिलिट्री संघर्ष पर होती है, क्योंकि हथियारों की सटीकता का अंदाजा जंग में ही पता चलता है। जैसे 2022 में यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों और कंधे से दागे जाने वाले ब्रिटिश अमेरिकी मिसाइलों से रूस को करारा जवाब दिया और दुनिया ने देखा कि कैसे यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी। 15 दिन में यूक्रेन का मर्सिया लिखने में जुटे लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। यूक्रेन आज भी रूस के मुकाबले खड़ा है। इसी जंग में ताइवान ने देखा कि अमेरिकी हिमार मिसाइलों का निशाना एकदम सटीक था और उसने अमेरिका को हिमार मिसाइलों का सबसे बड़ा ऑर्डर दे दिया। ये वही सिस्टम है जो यूक्रेन के पास है। दुनिया के देशों को इंतजार अब इस बात का है कि भारत कब चीन के फाइटर जेट J-10C के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साझा करेगा, ताकि उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम उस डेटा से ट्रेनिंग ले सके। चीन के लिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फाइटर जेट की टेस्टिंग का मौका नहीं था, बल्कि रडार और मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। जिन PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ उनकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये फाइटर जेट्स के भीतर लगे रडार से चलती है। भारत ने दावा किया है कि उसने चीनी मिसाइल को मार गिराया है और सेना ने उसके टुकड़े भी बटोर लिए हैं, यानी सबूत जुटा लिए हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया। मतलब कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन का दिया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत की मिसाइलों ने इस डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए इस्लामाबाद से पेशावर तक टारगेट भेदा है। तो इस जंग में जो जो हथियार टेस्ट हुए उन सब की कीमत बढ़ने वाली है और ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी इस बात पर जोर देना नहीं भूले कि मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। मतलब आकाश से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का भाव बढ़ने वाला है। और जब सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने ऑपरेशन में इस्तेमाल भारतीय हथियारों की तस्वीर दिखाई और बताया कि किस तरीके से किन किन हथियारों का इस्तेमाल
करते हुए भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन को अंजाम दिया और चाइनीज ड्रोन और मिसाइलों के दम पर उछल रहे पाकिस्तानियों के हमलों को नस्तनाबूद किया। राहुल गांधी ने अभी तक सीज फायर के मामले पर कुछ नहीं बोला है और जब भी राहुल गांधी बोलेंगे तो पूरा देश उन्हें ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी की खबरें चल रही थीं, राहुल गांधी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, बिना कुछ बोले ट्रेंड कर रहे थे और लोग बता रहे थे कि देखो इस बंदे ने 3 साल पहले ही बता दिया था। इससे पता चलता है कि देश का नेता कैसा होना चाहिए। वो देश का नेता होना चाहिए, टाइम पास करने वाला नहीं। उसे सिर्फ भाषण में पारंगत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश कौन सी साजिश रच रहा है। सिर्फ विपक्ष और विपक्षी पार्टियों और पत्रकारों पर निशाना साधने वाला नहीं होना चाहिए, सवाल करने वालों को गरियाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के बारे में काम करने वाला और सोचने वाला भी होना चाहिए। द वायर के साथ बातचीत में फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण साहनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तभी चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया था और उसे पता था कि पाकिस्तान भारत से उलझता रहता है और मोदी सत्ता ने पुलवामा हमले के बाद जिस तरह की रणनीति अपनाई है उसमें चीन के लिए भरपूर मौका है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते में गलवान को छोड़ दिया जाए तो 1962 के बाद कभी युद्ध नहीं हुआ और इंदिरा गांधी के शासन के बाद तो भारत और चीन के बीच सीमा पर सिर्फ एक दूसरे को आंख दिखाने का ही मामला सामने आया। हाँ, गलवान तब हुआ जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में बैठे थे। हमारे 20 जवानों को मार दिया गया, मगर मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन का नाम तक ले लें। और शी जिनपिंग को पता था कि चाइनीज फाइटर जेट 30 साल से युद्ध में टेस्टिंग का मौका ढूंढ रहे हैं और ये मौका मोदी सत्ता ने पहलगाम का बदला लेने के लिए आतंकी ठिकानों पर हमला करके दे दिया। इसलिए जैसे ही राफेल के गिरने की खबर आई, चीनी कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे और 2 दिनों में ही शेयर के दाम 40% से ज्यादा बढ़ गए। और 5 साल बाद भी मोदी सत्ता ये नहीं बता पाई है कि चीन ने लद्दाख में कैसे जमीन कब्जा ली। और तो और मोदी सत्ता ने इस सच को छुपाने के लिए दिन रात एक कर दिया। देश को अभी तक पता नहीं चला कि लद्दाख में असल स्थिति क्या है, कभी नहीं बताया गया बल्कि छुपाया गया। और सोनम वांगचुक जैसे लोग जो पूरे देश को दिखाना चाहते थे, उन्हें दबाया गया, परेशान किया गया। क्या नरेंद्र मोदी को चीन का नाम लेने में डर लगता है? अगर डर लगता है तो फिर पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी से कैसे लड़ेंगे? अगर एक का नाम लेने से डर लगता है, ये तो ठहरे दुश्मन देश, मगर मोदी को अब उनके ही दोस्त ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के संबोधन से पहले ही भाषण देते हुए महामानव की पार्टी खराब कर दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को धमकाया कि युद्ध नहीं करोगे तो व्यापार बंद कर दूंगा। डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी ने कहा कि अब एक नया सवाल देश के सामने है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री अभियान अचानक क्यों रोक दिया, जबकि हमारी सेना ने बढ़त हासिल कर ली थी। इस सैन्य सफलता को निर्णायक जीत में बदलने के बजाय ऑपरेशन को 3 दिन में ही अधूरा छोड़ दिया गया, वो भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के एक फोन कॉल के बाद। चेलानी ने लिखा कि युद्ध विराम बहुत सोच समझ कर किया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत होते हैं, लेकिन इस बार जल्दबाजी में हुए मुंह जुबानी सहमति बनाई गई है। न तो अमेरिका ने और न ही पाकिस्तान ने आतंकवादी ढांचे को खत्म करने का कोई वादा किया। संघर्ष का असली कारण अनसुलझा रह गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी हरकतों की सजा से बचा लिया। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद और फिर 12-13 फरवरी की दरमियान रात को उसने ड्रोन से भारत पर हमला किया। कई फ्लाइटें कैंसिल हुई। इन सब से उलट रियल एस्टेट कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड, पनामा नहर और गाजा के बाद कश्मीर पर नजरें टिका दी हैं। मगर मोदी का मित्र पाकिस्तानी आतंकवाद पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सवाल तो नरेंद्र मोदी से भी है कि उन्होंने अपने संबोधन में आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, देश से वादा किया था, धरती के आखिरी छोर तक ढूंढने की बात कही थी और कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही थी। मगर पाकिस्तानी DGMO ने फोन किया तो सीज फायर को क्यों तैयार हो गए और बाद में उसी पाकिस्तानी फौज के DGMO से दोबारा बात की। अगर पाकिस्तान आतंक को संरक्षण देता है, आतंकियों को पनाह देता है, तो फिर पाकिस्तान से बात क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने बार बार कहा था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अब राजनीति शुरू होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रख दिया है। यह अलग बात है कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि और सवाल खड़े करके चले गए और कांग्रेस ने सवालों की लिस्ट सामने रख दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने पूछा कि ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। उन्होंने यहां तक कहा कि व्यापार का हवाला देकर यानी धमकाया। आपने ही कहा कि हमारी सेना की आक्रामक कार्यवाही से पाकिस्तान बौखला गया था, तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया? ट्रंप की कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश पर आपने कुछ नहीं कहा। क्या कश्मीर पर आपको अमेरिका की दखलंदाजी मंजूर है? हमारी सेना ने आतंकी कैंप जरूर तबाह किए, लेकिन वो दहशतगर्द कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों की निर्मम हत्या की? और जब सारा देश आपके साथ था, तब आपने POK से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा? हमारे BSF के जवान पूर्णम साहू 19 दिन से पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं, उनको वापस कब लाएंगे? और अंतिम सवाल ये कि पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई
हुई, इसके लिए आप माने मोदी जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री? जाहिर है कि इन सवालों का जवाब मोदी सत्ता के पास नहीं है, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और कांग्रेस इसी पर राजनीति करने वाली है। क्योंकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के सिंदूर को दांव पर लगाकर सीज फायर किया है? ध्यान रखिए, अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के सामने सवाल नहीं रखे हैं, मगर उनके सवाल भी इन्हीं लाइनों पर होंगे, क्योंकि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने का इंतजाम कर लिया है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेगी। जबकि 7 से 11 फरवरी के बीच ही कांग्रेस ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय हिंद यात्रा निकाली थी। मगर दोनों पार्टियों की यात्रा की टाइमिंग बताती है कि वोट की राजनीति कौन कर रहा है, कौन जवानों का हौसला बढ़ा रहा है और कौन चेहरा चमका रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर अब देश के भीतर क्रेडिट वार शुरू होगा और सवालों के साथ राजनीति भी। जवाब नरेंद्र मोदी को देना है, जो वो देने से लगातार बचते आए हैं। पिछले 11 सालों का इतिहास रहा है, क्योंकि पुलवामा पर चुनावी रैलियों में वोट मांगने वाले मोदी पहलगाम पर खामोश रहे हैं। मधुबनी में बदले की बात की थी, लेकिन दूसरे मंचों पर खामोश रहे, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो या फिर संसद के विशेष सत्र की मांग। राहुल गांधी के सवालों पर मोदी सत्ता कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने मोदी को फुल समर्थन दिया था। उसके बाद भी ये सरकार सीज फायर को तैयार हो गई, जिसका ऐलान चौधरी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। मोदी सत्ता को बताना होगा कि आखिर ट्रंप के साथ किन शर्तों पर समझौता हुआ और ट्रंप को यह अथॉरिटी क्या नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखना होगा कि मोदी सत्ता राहुल गांधी को सीरियसली लेती है कि नहीं, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ नेता प्रतिपक्ष की हर बात सही साबित हो रही है, मगर मोदी सत्ता मानने को तैयार ही नहीं है। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों से अपील है, इस चैनल को बचाने के लिए अपना सहयोग जारी रखें। इस QR कोड, मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।